सो आई थिंक हम लोग लाइव आ चुके हैं अपने इंट्रो के साथ। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले अपने अगेन वन शॉट रिवीजन जो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश के लिए, जिसमें हम कम से कम टाइम में अपना पूरा का पूरा चैप्टर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। उसी का ये आज नेक्स्ट वीडियो है, जिस वीडियो में हम पूरी वीडियो मतलब पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आज से हमारे चैनल का टैगलाइन है और इसे आप सब यूज कीजिए कि अगर आपको चाहिए ज्ञान तो सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान। ठीक है, चलिए। सो इसी के साथ हम अपने चैनल का अपने जो है वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इवन अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखो, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, मतलब सारे आपके इंग्लिश के पेपर सॉल्विंग कैसे किया जाता है, ग्रामर का 1 मार्क 2 मार्क का वीडियोस और बाकी जो रिलेटेड चैप्टर्स के वीडियो वो सब कुछ वहां पे है। तो जाओ देखो चुपचाप से, टाइम पास नहीं करो, पेपर नजदीक है। ओके, चलो आ जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्टीफन हॉकिंग। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग ये एक ऐसे साइंटिस्ट है, इनसे रिलेटेड थियरी में आपको बोलना चाहूंगा कि स्टीफन हॉकिंग को ही न्यूटन का सेकंड बर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मुझे इसका रीजन चाहिए और ये आप सब अगर अभी लाइव चैट में हो तो लाइव चैट में बताओ, और अगर अभी आप लाइव नहीं हो, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कमेंट में बताओ क्यों कहा जाता है स्टीफन हॉकिंग को न्यूटन का सेकंड बर्थ। रीजंस मेरे को चाहिए, और अगर आप देख रहे हो इतना अगर आपके पास ज्ञान है तो विज्ञान में जरा थोड़ा कमेंट करो। ओके, आ जाओ। स्टीफन हॉकिंग, ये जो स्टीफन हॉकिंग का ये चैप्टर है, इसके अगेन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे ना तो ये कोई स्पीच है ना तो ये कोई लेसन है, ये मैं एक सिंपल सा बोलूंगा कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में, स्टीफन हॉकिंग के लाइफ से रिलेटेड, एक ग्रेट साइंटिस्ट है जो स्टीफन हॉकिंग, उनके लाइफ से रिलेटेड हमें जो है सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओके, होप्स आपको स्क्रीन विजिबल होगा। हाँ, ओके, प्रॉपर है। स्टीफन हॉकिंग बॉर्न एट 8 जनवरी 1942। यहाँ पे इनका ईयर ऑफ डेथ नहीं लिखा है। चलो, अब यहाँ पे ईयर ऑफ डेथ नहीं लिखा है ना, आप मेरे को बताओ ये अभी तक अलाइव है, और अगर अलाइव नहीं है, अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो मेरे को यहाँ पे जो है कमेंट में चाहिए मेरा ईयर ऑफ बर्थ, और चलो डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ डेथ नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, ईयर ऑफ डेथ पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ तो बताना जरूर। रिकॉर्डेड देख रहे हो, रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कुछ कमेंट नहीं करना है, जाके कमेंट करो उधर बताओ कि क्या कब है। ओके, चलो आ जाओ चैप्टर पे आते हैं। He is an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology with the Cambridge University। तो ये एक फिजिसिस्ट है, कॉस्मोलॉजिस्ट है। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी करे, उसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये डायरेक्टर थे यानी हेड थे किसके, रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉस्मोलॉजी का जो सेंटर था उसके जो ये डायरेक्टर थे। डायरेक्टर मतलब आप बोल सकते हैं कि हेड पोस्ट। अभी उसके अंदर में डिटेल नहीं चाहूंगा कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट आप मान के चलो मूवी बनाने वाला डायरेक्टर नहीं, हेड पोस्ट वाली डायरेक्टर, पोस्ट के डायरेक्टर की बात हो रही है। हॉकिंग वाज द फर्स्ट टू सेट आउट a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and the quantum machines। तो quantum machines और relativity की theory को combine करके और उसके help से ये पहले ऐसे बंदे बने थे जिन्हें cosmology से related अपनी खुद की theory जो है रखी थी, जो कि लोगों को समझ में आ रहे थे और जिसके थ्रू जो है लोगों ने जाना कि एक्चुअल में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है नहीं है, ये सब चीजें क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बताई थी। ओके, चलो उसके बाद क्या बोला है, हॉकिंग इज एन honorary fellow of the Royal Society of Art FRSA, a lifetime member of the Pontifical Academy of Science and a receptionist of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award of the US। highest civilian award भी इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा ये Academy of Science में lifetime member भी रह चुके हैं, रॉयल सोसाइटी के भी, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के भी मेंबर है। तो ये सारी चीजें जो है बताइए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम चैप्टर में देखेंगे, बिकॉज ये पूरा चैप्टर ही उनके लाइफ से रिलेटेड है। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा फास्ट जाने का, बिकॉज चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेना हो जाए, बिकॉज आप लोग को वन शॉट का मतलब यही है कि जल्द से जल्द कम टाइम में पूरा रिवीजन। ओके, तो आ जाओ। तो ये अगर चैप्टर आप लेक्चर अगर ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको 3-3.5 घंटा लगता है, बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हाफ एन आवर या 45 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी हुआ, मैं ऐसा वर्ड नहीं दे रहा हूँ कि इतना हो जाए, बट मैं ट्राई करूंगा जितना जल्द से जल्द हो जाए। ओके, अब मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधा आ रहा हूं अपने चैप्टर के ऊपर। This lesson gives us an
insight about the great scientist, his life and his work। तो ये जो लेसन है हमारे सामने, ये जो स्टीफन हॉकिंग जो चैप्टर है, इस लेसन के अंदर हमें इंसाइट यानी एक ओवरव्यू मिल रहा है किसके बारे में, एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन सारी चीजों के बारे में। ओके, स्टीफन हॉकिंग born on 8th of January 1942 is a British scientist, professor and author who had done groundbreaking work। groundbreaking work का मतलब होता है अनएक्सेप्शनल वर्क, यानी ऐसे काम जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स के अंदर और कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी उन्होंने थियरीज दी है, कॉस्मोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने खुद की थियरीज लिखे हैं और चीजों का रेफरेंस लेके, सो ऐसी चीजें जो शायद ही कभी कोई कर सके, ऐसी सारी चीजों के ऊपर इन्होंने जो है थियरीज अपनी लिखी है। एंड हुज बुक, जस्ट अ सेकंड, हाँ, एंड चलो आ जाओ स्टूडेंट्स। एंड those books have helped to make science accessible to everyone। और इनकी लिखी गई बुक्स ने साइंस को एक्सेसिबल बनाया। एक्सेसिबल बनाया मतलब कि लोगों को अच्छी आसानी से समझ में आए, इजी वे में समझ में आए, इस तरह से जो है इन्होंने अपने बुक्स जो है लिखे। एट द एज ऑफ 21 while studying cosmology at the University of Cambridge he has diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis। अगेन बोल रहा हूं, amyotrophic lateral sclerosis ALS एक ऐसा डिसीज है जो बहुत ही रेयर डिसीज है, और वो डिसीज इन्हें कब हुआ था? एट द एज ऑफ 21। कौन से एज याद रखना स्टूडेंट्स, आगे इसका रेफरेंस हमें मिलेगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। एट द एज ऑफ 21 इन्हें ये डिसीज हुआ था। कौन सी डिसीज? एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अगेन एट द एज ऑफ 21 एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। और उस समय पे क्या थे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कहां पढ़ाई कर रहे थे ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ओके, ये ध्यान रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है ये पढ़ाई कर रहे थे। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी स्टडीज चल रही थी, यहाँ पे आपको वो चीज को ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वाज डिपिक्टेड इन 2014 फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग। देखो, इनके लाइफ का एक पार्ट यानी एक मूवी बनी है जिस मूवी का नाम है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। इनके लाइफ के कुछ हिस्से उस मूवी के अंदर भी जो है दिखाए गए, जिसके थ्रू आप जान सके और ज्यादा अपना स्टीफन हॉकिंग के बारे में। Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. A few of most noteworthy include। Okay, so हमें मिल चुका है। He had सृष्टि का कमेंट आया कि he had achieved great heights and was considered okay उनके बारे में बताई गई है, ठीक है। To Sir Isaac Newton to receive his chair at the Cambridge University। Okay, kind of है, but still सृष्टि ये exact वो रीजन नहीं है जो चाहिए था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सृष्टि का मैसेज है 2018 इज द डेथ ईयर ऑफ हॉकिंग। ओके, करेक्ट है, 2018 उनका जो है डेथ ईयर है। इधर क्यों नहीं है ये चीज? इसका रीजन ये है कि ये 2018 एडिशन है। ये अब मैंने आपको रीजन बताया कि इस बुक के अंदर क्यों नहीं इनका ईयर ऑफ डेथ लिखा है, बिकॉज ये जो बुक है हमारा 2018 का एडिशन है, और 2018 में उनका डेथ हुआ है, तो उस समय पे बुक जो है अपडेट नहीं हुई थी। ओके, अब जब भी मान लो आज से या 2018 के बाद से 1920 उसके बाद से जब भी इनके ऊपर कोई भी चीज लिखी गई होगी तो वो सारी चीजों का अपडेटेड वर्जन जो है होगा। ओके, तो ये रीजन था कि इनमें इस बुक में इनका ईयर ऑफ डेथ क्यों नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम ये देख रहे थे कि ओवर द इयर्स इन्होंने लगभग 15 बुक्स रिटन और को रिटन का मतलब किसी की हेल्प के साथ, किसी के साथ मिलकर लिखना, तो उन्होंने लगभग 15 बुक्स ली है। और फ्यू ऑफ मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, और उनमें से कुछ बहुत ज्यादा नोटवर्दी है, जो बहुत ज्यादा जानी मानी जो जाने वाली बुक्स है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, हमको चैप्टर में पता चलेगा। तो आ जाओ देखते हैं। In 1980, Hawking catapulted the launch achieved to international prominence the publication of brief history of time। तो 1988 में हॉकिंग ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी इंटरनेशनल प्रोविंस में, यानी इंटरनेशनल जॉनर में, जिस बुक का उनका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। ये एक शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव बुक था जो कि कॉस्मोलॉजी का एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि जो एक्सप्लेन करने वाला, कॉस्मोलॉजी हमें जिसके जरिए ज्यादा पता चल सके, कॉस्मोलॉजी के बारे में हम जान सके, ये एक बहुत ही जो है ऐसा जो है चीज बन के आया। फॉर द मासेस, मासेस का मतलब है यहाँ पे पीपल। ओके, मासेस का मतलब है यहाँ पे क्या? पीपल। एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसके अंदर हमें स्पेस और टाइम के बारे में एक ओवरव्यू मिला था, जनरल ओवरव्यू, जिसके थ्रू हमें पता चल सके एक्चुअल में जो है टाइम ट्रैवल और ये सारी चीजों से रिलेटेड सारी बातें की गई थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर, क्या गॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और है तो क्या चीज है, इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठाया गया था, इन सारी चीजों के ऊपर जो है सारी बातें लिखी गई थी। और फ्यूचर क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं, जा सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर जो है इस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर ओवरव्यू दिया गया था, बातचीत की गई थी। द इंस्टेंट सक्सेस, इनकी जो बुक थी ना एक बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस थी। और इनका इंस्टेंट सक्सेस होने का रीजन क्या है? बिकॉज इसके अंदर क्यूरियोसिटी वाले टॉपिक्स थे,
ये सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को क्यूरियस करती है जानने में, और लोग इसको जानने के लिए ये सारी बुक्स को, मतलब इस बुक को पढ़ना उन्होंने चालू कर दिया था। स्पेंडिंग मोर देन 4 years अ टॉप, एक दो साल नहीं, या एक दो दिन नहीं, या एक दो महीने नहीं, 4 साल तक लगातार इन्होंने लंदन संडे टाइम्स को, जो पब्लिकेशन लंदन संडे टाइम्स जो था सेलर लिस्ट में, उसमें वो टॉप पे थे। सोच रहे हो, 4 साल तक लगातार वो लिस्ट के टॉप पे थे। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज सोल्ड ऑफ, सिंस इट्स पब्लिकेशन, ओके जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, since its publication it has sold of copies worldwide and has been translated into more than 40 languages। जब से ये बुक पब्लिश हुई है ना, मिलियंस ऑफ कॉपीज उस बुक की बुक चुकी है। किसकी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी है, और ऑलरेडी जो है ये 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ओके, नेक्स्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम also wasn't an easy to understand as some had hoped। देखो यहाँ पे दिक्कत ये थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ना भले बहुत फेमस हो गई थी, भले बहुत ज्यादा जान रहे थे लोग, बट इस बुक की दिक्कत पता है, हर इंसान इस बुक को, और उसी से रिलेटेड वो बुक उनके सामने जो आई थी, और वो जो बुक थी वो उस मतलब स्टूडेंट्स, अगर वीडियो लैग हो रहा है ना तो मेरे को बताना, आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है। सो अगर कुछ ऐसा होगा ना तो मेरे को लाइव चैट में जो है थोड़ा सा ये कर देना, अगर कहीं भी कुछ इश्यू हो रहा है मैं बता देना। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि द यूनिवर्स इन अ नटशेल, ये जो बुक थी इनकी, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो थी, उसी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को बोलते ना बेस रख के इन्होंने द यूनिवर्स इन अ नटशेल के अंदर सारी चीजें रखी थी। और जो है मोर इलस्ट्रेट यानी और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो उसके अंदर कॉस्मोलॉजी की जो बड़ी बड़ी थियरीज थी उसके बारे में जो इन्होंने किया था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। इन 2005 हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। देखो 2001 में तो इन्होंने वो बुक लिखी, लेकिन 2005 में इन्होंने अगेन एक और बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या था? अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि और ज्यादा आसान थी लोगों के समझने के लिए। लोग साइंस के बड़ी बड़ी थियरीज, कॉस्मोलॉजी, ये वो सारी चीजें समझ पाए, इसलिए जो है वो और ज्यादा अच्छी तरह से मतलब लोगों को हेल्प होए, तो उन्होंने एक और बुक लिखी। अब क्या लिखी वो बुक? अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, which further simplified the original work of core concept and touched upon the newest development in the field of string theory, जिसमें और ज्यादा उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, स्ट्रिंग थियरी क्या होती है उसके ऊपर बात किया, और जो बोलते हैं ना कोर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू, बिकॉज जब ये जो पहले उन्होंने बुक लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज थी, ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आसानी से कोई बंदा ना समझ पाए, तो उन्होंने ट्राई किया कि द यूनिवर्स इन अ नटशेल के अंदर वो चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके, बट स्टिल कुछ चीजें छूट गई थी, तो वो चीजें उन्होंने अब ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर पहले तो टर्मिनोलॉजीज पे काम किया, जिससे कि लोगों को पहले ये समझ में आए कि अगर वो कोई टर्म यूज कर रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो एक्चुअल में उसका मतलब क्या है और वो बेसिकली क्या चीज है, तो वो चीजों के ऊपर उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया था। टुगेदर these 3 books along with Hawking's own research and paper articulate the physicist's personal research for science holy grail। आज एक ऐसा टाइम है कि हॉकिंग की ये तीनों बुक और उसके साथ साथ जो उनकी रिसर्च पेपर का मतलब क्या होता है? रिसर्च पेपर का मतलब बेसिकली ये होता है कि मान लो अगर मैं कोई पर्टिकुलर पर्सन हूं और मैं कोई साइंटिस्ट या मैं कोई भी ऐसा इंसान हूं जो कोई चीज ऐसा किसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो हम वो पर्टिकुलर इंसान क्या करता है, उस चीज से रिलेटेड ना पेपर्स बनाता है, यानी एक रिपोर्ट बनाता है। वो रिपोर्ट इसलिए बनाता है ताकि कल को अगर उसे कोई चीज देखनी है कि किस हद तक उन्होंने की है, तो उसके थ्रू देख सके, किसी को उसे दिखाना है कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है तो वो दिखा सके। प्लस आने वाली जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी नेक्स्ट लोग होंगे, जो लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो उन्हें वो रिसर्च पेपर का हेल्प है, क्योंकि उससे क्या पता चलेगा उन लोगों को कि इन्होंने इस हद तक ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है, अब हमें इसके आगे रिसर्च करना है। अदरवाइज कल को कोई बंदा लेके आएगा, 2 पत्थर लेके आएगा, बोलेगा सर ये देखो ये दोनों ना पत्थर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और बोल रहे देखो देखो मैंने नया आविष्कार किया है, तो वो आविष्कार नहीं है, वो मैग्नेट है, तो वो उसको पता नहीं है, ये बात है अलग है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे ये बोला गया कि आजकल के जो न्यू साइंटिस्ट है, जो न्यू जनरेशन के, उनके लिए जो हमारा स्टीफन हॉकिंग के 3 बुक्स है वो और उनके रिसर्च पेपर बहुत ही ज्यादा जो है यूजफुल रहे। ओके, तो उसके थ्रू उनको बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अ सिंगल unifying theory that can combine cosmology, the study of big with quantum machines, the study of the small to explain how the universe began। एक सिंगल थियरी, यूनिफाइंग थियरी, जिसके थ्रू उन्होंने बड़ी बड़ी कॉस्मोलॉजीज की जो थियरी है, जिससे कि यूनिवर्स किस तरह से बना है, ये बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने छोटे छोटे बोलते ना स्टडीज में डिवाइड कर दिया, जिसके थ्रू जो बोलते ना स्टडी ऑफ बिग, उसको उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स
में डिवाइड, से छोटी चीज उन्होंने इतने प्रॉपर वे में बताया है जिसके जरिए हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई है तो हुई कैसे। बिग बैंग थियरी बोलने में बहुत आसान लगता है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी चीजें, वो तब बिग बैंग थियरी समझ पाओगे अच्छी तरह से। ओके, ये मेरा एक एग्जांपल था। ओके, चलो। Is this kind of ambitious thinking that has allowed Hawking, who claims that he can think in 11 dimension, और ये इनकी एक थिंकिंग है, ये जो एक एम्बिशियस थिंकिंग है ना कि हमें ये कर सकते, वो कर सकता है, ऐसा ये वो, उनका ये वो बोलते ना, क्लेम करते हैं कि वो एट अ टाइम 11 थॉट्स उनके दिमाग में चलता है। अगर एक प्रॉब्लम है ना तो उसके 11 सॉल्यूशंस, 11 डिफरेंट सॉल्यूशंस को कहा जाता है 11 डायमेंशंस में सोचना। 11 डायमेंशंस में थिंक करने का मतलब कि आप एक चीज के 11 डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हो, 11 डिफरेंट फैक्ट्स आपके पास है और वो सब काफी हद तक सही है। ठीक है, तो ऐसा वो क्लेम करते हैं। आओ, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड, जिसके जरिए उन्हें जो ह्यूमन काइंड, इंसानियत की सबसे बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में जो है पता चल सके। ओके, he convinced that time travel is possible, उन्होंने इस चीज को भी लेके कन्विंस कर लिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि ह्यूमंस जो है आगे चल के फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी जाके जिंदगी बसाएंगे, जो कि धीरे धीरे आप सच हो रही है। आपको भी पता है कि उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सालों पहले ये बात बोल दी थी कि एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब फ्यूचर में जो ह्यूमंस है वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाके रहना चालू करेंगे, अपनी कॉलोनीज डेवलप करेंगे। In September 2010, Hawking spoke about the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design. 2010 सितंबर में जो The Grand Design जो बुक उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी थी कि शायद ये चीज हो सकता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, गॉड खुद है। Hawking previously argued that belief is in a creator could be compatible with मॉडर्न सिविक थियरी, और हॉकिंग का ये भी मानना था कि भगवान के अंदर बिलीव करने, भगवान के अंदर जो हम भरोसा करते हैं ना, उस भरोसे को अगर हम मॉडर्न साइंस की थ्योरीज के साथ जोड़ दे तो हमें चीजें समझने में काफी ज्यादा बेटर। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, व्हाट इज गॉड? इसका आंसर चाहिए। व्हाट इज गॉड? मैंने हु इज गॉड नहीं पूछा है, मेरा सवाल सुन लो। हु इज गॉड क्वेश्चन है ही नहीं, मेरा सवाल है व्हाट इज गॉड। लाइव चैट तो लाइव चैट और कमेंट सेक्शन तो कमेंट सेक्शन। कमेंट में मेरे को इसके लाइन से जवाब चाहिए, व्हाट इज गॉड का आंसर मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सो अभी लैग नहीं होता होगा, थोड़ा सा बीच में लैग का इशू आया था, अभी लैग नहीं होता होगा। हाँ, तो उनका यही कहना है कि अगर हम जो बोलते ना मॉडर्न बिलीव्स जो है हमारे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थियरीज, उन सारी चीजों को अगर हम अपने गॉड के जो बोलते ना जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, बिलीव, जो बिलीव्स के साथ जोड़ दे, विश्वास के साथ जोड़ देना, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो सकती है, बहुत बेटर हो सकती है। ठीक है, हिज न्यू वर्क हाउ कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वाज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर, और उनकी जो न्यू वर्क थी जिसके अंदर उन्होंने पब्लिश किया था, उन्होंने कंक्लूड करके बताया था कि बिग बैंग जो है और दूसरा कुछ नहीं, जस्ट एक कॉन्सिक्वेंस है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स के कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ चीजें आपस में हुई है जिसके वजह से ये बस एक कॉन्सिक्वेंसेस है जिसके थ्रू ये बिग बैंग हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं। यानी उनका ये कहना है कि द यूनिवर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ये पूरी दुनिया नथिंग से बनी है, कुछ नहीं से ये पूरा है, बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग, बिकॉज ऐसे कुछ लॉज है ग्रेविटी जो खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह जो यूनिवर्स नथिंग से पूरी तरह से क्रिएट हो सकती है, ऐसा जो है इनका कहना है। हॉकिंग said spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing why the universe exists by exist। कुछ तो ऐसी स्पॉन्टेनियस चीजें हुई है अचानक से जिसकी वजह से आज ये पूरा यूनिवर्स बन चुका है और हम आज क्रिएटेड है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो क्या चीज है, क्या नहीं चीज है, गॉड नोस अगेन। तो बट ये पूरी चीजें ना एक स्पॉन्टेनियस क्रिएशन है, यानी चीजें समय के साथ साथ तो ग्रेजुअली हुई है, बट जो बोलते हैं ना कि एक झटके में किसी चीज की शुरुआत होना, तो वो स्पॉन्टेनियस है। वो ऐसा जो है ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके वर्ड्स है, उनके यानी कि इनके स्टीफन हॉकिंग। ओके, चलो आ जाओ। द ग्रैंड डिजाइन वाज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। ग्रैंड डिजाइन जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी वो ऑलमोस्ट जो है एक डेकेड के बाद, एक मैंने एक वीडियो में आपको पूछा था डेकेड का मीनिंग,
क्या पता अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं देखो। अब मेरे को डेकेड का मीनिंग बताओ, चलो जरा चैट सेक्शन में बताओ तो डेकेड का मीनिंग क्या होता है। डेकेड मतलब एक डेकेड मतलब कितने ईयर्स। तो हॉकिंग का ऑलमोस्ट डेकेड हो बीत चुके थे और वो उनका एक मेजर वर्क था, पब्लिकेशन था, जिसके थ्रू जो है, जस्ट मैं माइक सेट कर लूं। तो वो एक मेजर पब्लिकेशन हुआ था, मेजर जो है उनका फायदा हुआ था। उसके पहले इतना ज्यादा जो है उनको सक्सेस नहीं मिला था, यानी उन्होंने बुक इतनी ज्यादा पब्लिश नहीं की थी। Within his new work, Hawking set out challenge Sir Isaac Newton's belief that universe had to have been designed by God, simply because it could not have been born by chaos. तो यहाँ पे जो अपने जो न्यू वर्क यानी जो ग्रैंड डिजाइन उन्होंने पब्लिश किया, कुछ ही समय बाद उन्होंने सर आइजैक न्यूटन के जो बिलीफ था, जो उनका मानना था कि ये पूरा यूनिवर्स जो है डिजाइन किया गया है गॉड के थ्रू, उस बिलीफ को, सर आइजैक न्यूटन के उस बिलीफ को कि ये यूनिवर्स को पूरा गॉड ने डिजाइन किया है, उस बिलीफ को चैलेंज कर दिया था स्टीफन हॉकिंग ने कि नहीं, ये चीजें ऐसी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, हॉकिंग सेड। मतलब यहाँ पे हॉकिंग ये चीजें सामने रख के ये यही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर किसी चीज का हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसके जगह पे हम हर जगह पे भगवान का नाम ला दे और भगवान का नाम रख के जो है चीजों को ऐसा दिखाए कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। अगर हमें आसमान में कुछ नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आसमान में भगवान ही है। ऐसा जो है इनकी सारी बातें हैं, इनका ये बिलीव्स है, इनका ऐसा कहना है। एट द एज ऑफ 21, अब देखो ये तो सारी बातें इनकी थी, अब आते हैं इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड बातें थी, अब इनके लाइफ से रिलेटेड बात। At the age of 21, Stephen was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) और Loi Gehrig's disease। अगेन मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, amyotrophic lateral sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis। सेकेंड नेम है उसका Loi Gehrig's disease। क्या? Loi Gehrig's disease। ओके, तो ये 21 साल की उम्र में, जो कि हमने पहले भी ये किया था, तब वो कहां थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो। ओके, इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वर शटिंग डाउन। इसको सिंपल वे में बताया जाए, अ गॉड इज अ सुपरनैचुरल बीइंग हु इज कंसीडर्ड डिवाइन और सैक्रेड। ओके, नाइस आंसर, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। मेरे को कोई ऐसा जवाब चाहिए ना, व्हाट गॉड का मतलब देख के ऐसा लगे ना कि क्या बात है, क्या जवाब दिया है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि ये गूगल का चीज हो गई, क्या गॉड इज अ सुपरनैचुरल बीइंग, ओके, हु इज कंसीडर्ड डिवाइन और सैक्रेड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सोचो, बाद में सोच के बताना अच्छी तरह से। सो एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 hours टू लिव। देखो 1 साल की उम्र में जब इन्हें ये बीमारी हुई थी, तो ये बीमारी इन्हें हुई थी, तो इसको अगर सिंपल सेंस में बोला जाए तो ये बीमारी बेसिकली क्या है, आपके जो नर्व्स होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं, वो धीरे धीरे शट डाउन होना चालू हो जाते हैं, यानी वो धीरे धीरे जो है अपना, बोलते ना मसल्स जो है अपनी पावर धीरे धीरे खोना कम कर देते हैं, और पावर नहीं रहती तो वो वर्किंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पूरी बॉडी वर्क करना हो जाएगी। और डॉक्टर्स ने इन्हें कितना टाइम दिया था? पूरे के पूरे 2.5 साल का टाइम दिया था। कब? जब ये 21 साल के थे। तो 21 साल के जब थे ना, तब उन्हें 2.5 साल का टाइम मिला था कि आप जो है क्या कर लो, जिंदगी जी लो, आपके पास सिर्फ 2.5 साल है। ठीक है, 1 साल की उम्र में अगर डॉक्टर ने 2.5 साल दिया था, तो मेरे को अगर याद है अभी अभी यहां पे किसी ने ईयर ऑफ डेथ लिखा था, और ईयर ऑफ डेथ जो था वो था 2018। ओके, आओ जरा कैलकुलेट तो किया जाए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो बॉर्न ईयर है 1942 और डेथ ईयर है 2018। आओ कैलकुलेट करें, इधर से 42 से 50 तक में हमें 8 लगेगा, हाँ 8 लगेंगे, फिर 50 से लेकर में 50 ईयर्स, फिर इधर के 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 10 68, 68 प्लस 8 76 years। और at the age of 21 doctor had said to him that he has only 2.5 years to live his life। okay, so देख सकते हो, अगर डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि ये 23.5 यानी 23.5-24 के होते होते जो है इनका डेथ हो जाएगा, बट इन ये कितना जिंदा रहे हैं? 76 years of life he had spent in this world, doing all the research, writing all the research papers, books and everything।
Okay, so we will again continue with our chapter. So हॉकिंग फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम. अब देखो यहाँ पे हॉकिंग को कैसे चीजें पता चली. हॉकिंग ने फर्स्ट जो है नोटिस करना चालू किया अपने प्रॉब्लम्स विद हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो जब कैम्ब्रिज में थे, तब उनको पता चला कि उनको एलएस है. उसके पहले ही जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यानी 20 इयर्स के आसपास जब वो थे, तभी उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियलाइज हुआ. क्या रियलाइज है कि ऑन ओकेशन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, स्लर हिज स्पीच. मतलब कई बार ऐसा होता था कि वो मतलब चलते चलते ना अचानक से लड़खड़ा के गिर जाते थे. बोलते बोलते उनकी जीभ लड़खड़ा जाती थी और वो बोल नहीं पाते थे, स्लर होता था उनका स्पीच. ही डिडंट लुक इनटू प्रॉब्लम अंटिल 1963. जब तक 1963 नहीं आ गया था, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को जो है उतना सीरियस नहीं लिया, उतना सा ध्यान नहीं दिया. यस, 1 decade इक्वल्स टू 10 year. तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर में जब डेकेड का सवाल मैंने पूछा था, तो जिसने उसका जवाब 0.1 दिया था, सृष्टि सैनी, उसी ने जवाब दिया है कि 1 decade इज इक्वल्स टू 10 years. ओके, चलो. अच्छा, बाय द वे रिकॉर्डेड वालों को तो नहीं पता है, बट इवन अगर आप लाइव चेक करोगे तो ये वीडियो और लास्ट वीडियो में मुश्किल से 10 मिनट का गैप, तो इसके लिए आंसर करेक्ट है. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, यानी ओकेशन, जब कई बार ऐसा होता था कि वहां पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे कई बार ऐसा होता था कि चलते चलते वो गिर जाते थे और स्पीच भी उनकी स्लर होती थी, यानी लड़खड़ाती थी. ही डिडंट लुक इनटू प्रॉब्लम अंटिल, यानी 1963 तक उन्होंने जो है इतना ज्यादा अपने प्रॉब्लम को सीरियस नहीं माना. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, अगेन मैंने बताया ना आपको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो थे तब, तो फर्स्ट ईयर ऑफ कैम्ब्रिज, फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्पटम्स टू हिमसेल्फ. तो जब उनको जब चीजों के बारे में पता चली ना, तो कई टाइम तक, तो काफी हद तक उन्होंने वो सारी बातें ना अब तक अपने तक ही रखी, यानी वो सिम्टम्स को उन्होंने अपने तक रखा, सबसे शेयर नहीं किया. बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन, ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर. लेकिन जब उनके फादर ने उनकी कंडीशन के बारे में देखा, उनके फादर ने जब उनके कंडीशन को सही ढंग से पहचाना, सही ढंग से जाना, तो उनके फादर ने क्या किया, उनके फादर जो उनको डॉक्टर के पास लेके गए. फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at the medical clinic where he underwent a series of tests. अगले 2 हफ्तों तक एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट का घर 2 हफ्तों के लिए क्लिनिक बन चुका था. बिकॉज उसके घर में ही जो है इतने सारे टेस्ट हो रहे थे, बिकॉज उसको वो जो बीमारी थी, उस बीमारी का क्या किया जा सके, कैसा किसी की क्या तोड़ है क्या नहीं है, वो सारी चीजें जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, और वो सारी चीजें उसके घर में हो रही थी. He took a muscle sample, they took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radio opaque fluid into my spine and going up and down with x-rays as they tilled the bed. He once said मतलब डॉक्टर्स ने एक बार कही थी, ये बात स्टीफन हॉकिंग को क्या कही थी कि उन्होंने उनके मसल्स, यानी मसल सैंपल लिया था उनके आर्म में से, उनके जो स्पाइन थे उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाले थे, जिस इलेक्ट्रोड्स के जरिए वो एक लिक्विड डालते थे, लिक्विड रेडियो ओपेक फ्लूइड जो होता था, वो एक डालते थे उनके स्पाइन के अंदर, और वो देखते थे कि किस तरह से वो मूव हो रहा है, प्रॉपरली बॉडी में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके लिए वो बेड को टिल्ट करते थे, यहां से वहां मूव करते थे. आफ्टर ऑल दैट, जस्ट अ सेकेंड, After all that, they didn't tell me what I had, except that it was multiple sclerosis. यानी इतना सब करने के बाद ना वो भी मुझे सीरियसली नहीं बता रहे थे कि एक्चुअल में ये चीजें मुझे हुई क्या है, और वो बस एक ही बात कर रहे थे कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. ओके, एंड आई वाज अ टिपिकल केस, यानी अटिपिकल मतलब यहाँ पे मैं एक वेरी अनयूजुअल, यानी जो नॉर्मली लोगों को बीमारी होती है, मैं वो नॉर्मल बीमारी वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब और कुछ अलग तरह का कुछ जो है हुआ है. ओके स्टूडेंट, जस्ट 15-20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, आधा घंटा हो चुका है. इवेंचुअली हाउ है डॉक्टर हॉकिंग विद द अर्ली स्टेज ऑफ एएलएस, यानी काफी अर्ली स्टेज में ही जो है हॉकिंग को मतलब डॉक्टर्स ने जो है हॉकिंग के बारे में ये निकाल लिया था कि उसे जो है एआरएक्स लैटरल स्क्लेरोसिस है. इट वाज अ डेवास्टेटिंग न्यूज फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और ये बहुत ही मतलब डेवास्टेटिंग यानी बहुत ही सीवियर शॉक, सीरियस न्यूज थी स्टीफन हॉकिंग के लिए भी और उनके फैमिली के लिए भी. बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डेस्परेट, यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने ना हो वो, इसके लिए उसे उनको कुछ इवेंट्स यानी कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से जिन्होंने उसको प्रिवेंट किया उनको क्या. द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंग वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल, यानी कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनका मनोबल नहीं टूटा. कुछ बहुत सारी चीजें थी, उनमें से एक चीज ये है जो यहाँ पे उन्होंने नोटिस की थी जब वो हॉस्पिटल में थे. तो क्या कह रहे हैं, There he shared a room with a boy suffering from leukemia. जब वो हॉस्पिटल में थे ना, तो वहां पे जो जिस रूम में वो थे, उसी रूम में ना एक और लड़का था जिसको ल्यूकीमिया था, ब्लड कैंसर.
तो उसे ब्लड कैंसर था, वो छोटा सा बच्चा, रिलेटिव ऑफ रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम्ड मोर टॉलरेबल। यानी जब उसने, यानी स्टीफन हॉकिंग ने उस बच्चे की सिचुएशन देखी ना, तो अपनी सिचुएशन और बच्चे की सिचुएशन देख के उन्हें ये बात समझ में आया कि उनकी सिचुएशन तो फिर भी बेटर है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को ये रियलाइज हुआ कि जब वो चीजें समझे तो उनको ऐसा लगा कि उनकी सिचुएशन स्टिल बेटर है कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर बॉय हु इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, व्हिच इज अ ब्लड कैंसर, व्हिच इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस टू क्योर दैट डिसीज, नॉट अ डिसीज, टू क्योर दैट प्रॉब्लम। Not long after he was released from the hospital, यानी कुछ ही समय बाद वो हॉस्पिटल से निकल गए। हॉकिंग had a dream that he was going to be executed मतलब मर जाना। तो हॉकिंग को ये सपना भी आया था कि वो जो है मर रहे हैं या something like that. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. और बोले ना, इंसान को डर जो होता है ना, डर सबसे ज्यादा चीजें कराती है। तो यहाँ पे वो मरने का डर जो हॉकिंग के अंदर आया, वो चीज उनको रियलाइज हुई कि अभी भी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम है जो करने बाकी है। वो चीज उनको इसके थ्रू पता चली जब उन्होंने वो सपना देखा कि वो जिंदा नहीं बच रहे हैं। ठीक है, आओ आगे क्या बोला है। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे। कई हद तक अगर एक बात की जाए ना, तो आज स्टीफन हॉकिंग जितने बड़े साइंटिस्ट है, जितना ज्यादा अगर हम उनका नाम लेते हैं, तो उसका काफी श्रेय उनकी उस बीमारी को जाता है जो बीमारी उनको हुई थी। क्योंकि यहाँ पे वही बोला कि अगर शायद उन्हें वो डिसीज नहीं हुई रहती तो शायद कभी स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने नोटवर्दी पर्सन कभी नहीं होते जितने वो आज है, ऐसा कहा गया है। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस ऑन स्टडी, बिकॉज जब तक उन्हें पता नहीं चला था कि उनको ऐसी कुछ बीमारी है, तब तक वो जो है इतना ज्यादा जो है अपने लाइफ को लेके डेडिकेटेड नहीं थे और उतना ज्यादा जो है अपने लाइफ को वो सीरियस नहीं ले रहे थे। ओके, बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस्ड आई हैड वेरी बोर्ड विथ, जो है बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हुई थी। देयर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग, यानी उन्हें कोई भी चीज पता नहीं चलती थी, मतलब कोई भी चीज समझ नहीं आती थी कि कोई ऐसी चीज है जो करने से उन्हें ऐसा लगे कि हाँ ये चीज वर्दी है, ये चीज जो है ऐसा ये चीज है कि मतलब वर्थ लगे उन्हें लाइफ से। तो इसलिए जो है ये लाइन कह रहा है वो। With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, Hawking poured himself into his work and research. यानी जब उन्हें मौत का डर आया ना, तो उन्हें क्या चीज समझ में आई, उन्हें ये चीज समझ में आई कि शायद उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी PhD डिग्री भी कंप्लीट करे। तो ये जब उन्हें बात समझ में आई ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीजें छोड़ के अपने रिसर्च और अपने काम के ऊपर फोकस किया। यानी पढ़ाई ठीक है उन्होंने एक हद तक की, उन्हें PhD करने को और ज्यादा टाइम लगता और वो पता चले कि शायद ना हो पाए, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ के जो है अपना रिसर्च वर्क करना शुरू किया। As physical control over his body diminished, he would be forced to use a wheelchair by 1969. बिकॉज जो है यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल जो बोलते हैं ना कि बॉडी कंट्रोल जो मैंने आपको बताया, वो धीरे धीरे जो है कम होने लगा था उनके बॉडी से, जिसके वजह से जो है वो व्हील चेयर यूज करने लगे थे बाय द ईयर 1969। द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिसीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और समय के साथ साथ उनके जो डिसीज के जो इफेक्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही थी, वो भी धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगी। ओके, लाइव में बैठे तो हो सब लोग, थोड़ा कमेंट करो, ऐसा लग रहा है सब सो गए हो। एवरीवन सो तो नहीं गए? ओके चलो, सो उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जो इफेक्ट्स थे, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगे। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग्स एवर एक्सपांडिंग करियर वाज अकम्पनाइड बाय एवर वर्सनिंग फिजिकल, और समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके लाइफ में उनके चीजों से रिलेटेड ओके MH04 जो आप बोल रहे हो वही सेम। तो ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रॉब्लम्स, मतलब वो करियर में तो ग्रोथ कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनका करियर ग्रोथ हो रहा था, बट उनकी फिजिकल स्टेट भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रही थी उनकी फिजिकल कंडीशन भी। बाय द मिड 1970s द हॉकिंग, यानी मिड 1970s जब तक समय आया था, द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। और जैसे जैसे मिड 70s का टाइम आया, तब तक जो है हॉकिंग के फैमिली ने हॉकिंग के ही एक बोलते ना कलीग को, उनके जो ग्रेजुएट स्टूडेंट उन्हीं में से एक को हायर कर लिया था, इसलिए हायर कर लिया था जो कि फुल टाइम, बिकॉज अब हॉकिंग की स्टेट इतनी ज्यादा स्टेट खराब हो चुकी थी कि उनको एक फुल टाइम कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो फुल टाइम रह के उनकी उनका पूरा जो है देखा कर सके। तो उसके लिए उन्होंने हायर किया था किसको, उन्हीं के जो है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को।
ओके चलो आगे चलते हैं. He stood still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance. देखो सिचुएशन भले कितनी भी खराब है बट स्टिल अभी भी वो चाहे तो अपने खुद से जो है वो खाना खुद खा सकते हैं, खुद बेड से उठ सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी काम बचता है वो सभी कामों के लिए उन्हें किसी न किसी असिस्टेंट की यानी किसी न किसी के मदद की जरूरत लगती. इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. और समय के साथ साथ उनकी स्पीच जो है ना बहुत ज्यादा स्लरिश हो गई थी. बिकॉज अब जो है उनकी स्पीच इतनी ज्यादा स्लरिश हो गई थी कि वो क्या बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में नहीं आता था. उनकी स्पीच को वही समझ पा रहा था जो लोग जो उनके बहुत ज्यादा करीबी है, जो उन्हें बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, सिर्फ वही लोग जो उन्हें समझ पा रहे थे, सिर्फ वही लोगों को ही उनकी इसके बारे में नॉलेज आ रहा था. ओके सो दैट ओनली दोस हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. बैकग्राउंड में आपको आती होगी आवाज स्टूडेंट्स, तो अगर नहीं भी आ रही है तो मैं बता दूं रात के ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, आई थिंक 2:30 बज रहे हैं. 2:30 बजे देख लो, आप लोगों के लिए डेडिकेशन है. 2:30 बजे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं 10th के एसएससी के, और इवन बैठा हुआ पूरी टीम भी यहाँ बैठी हुई है. सो इतनी रात को भी अगर हम लोग इस डेडिकेशन से, आप भी डेडिकेशन थोड़ा सा दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ अपना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो. सब्सक्राइब वेबसाइट को ठीक है चलो सब करेंगे, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा. बिकॉज आप शेयर करते हो ना चीज़ों को तो कैसा होता है, बाकी को भी होती है, बाकियों को भी पता चलता है कि एक्चुअल क्वालिटी क्या होती है. बिकॉज अगर मैं एसएससी बोर्ड की बात करूँ ना तो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को लेकर ना टीचर्स में बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है, और जो कि बहुत ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो है ना उतना ज़्यादा नहीं कर पाते. करते हैं नो डाउट जिनके अंदर है, बट बोलते हैं ना कि 100 में से अगर 10 BC करे तो क्या फायदा है, 100 में से 99 करे तो मजा आए. वो रीजन ये है कि इतनी वेल एजुकेटेड जो है बट वेल नॉलेजेबल, नॉलेज मैटर्स. तो शेयर करोगे तो लोगों को समझ में आएगा, पता चलेगा और ज्यादा कि अच्छा हाँ मार्केट में ये लोग भी है, ये लोग भी टीचिंग करते हैं, अच्छा ऐसे भी इस तरह से भी टीचिंग होते हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है पता चलेगी. ओके चलो. इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग अ ट्रैकेटोमी. तो धीरे धीरे जैसे जैसे 1985 आया तो समय के साथ साथ पहले तो विंड पाइप यानी विंड पाइप जैसे वो बोलते थे तो हवा बोलते थे तो उनके मुंह से जो है वॉइस के जगह पे हवा निकलता था. बट और जैसे जैसे समय बीता ना तो वो उनका वॉइस पूरी तरह से जो है खत्म हो गया, उन्होंने अपनी आवाज ही खो दी, लॉस्ट कर दी. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24-hour नर्सिंग फॉर द अक्लेम्ड फिजिसिस्ट. तो यहाँ पे जो सिचुएशन हुआ तो बिकॉज उन्होंने अपना वॉइस खो दिया, इसके वजह से अब क्या सिचुएशन आ गया था कि 24 आवर्स उनका कोई चाहिए, उनके लिए 24 घंटा उनके पास कोई उनको चाहिए, कोई उनके साथ रहे जो उनकी हेल्प कर सके. ओके आई ऑल्सो पुट अ पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू दिस वर्क. यानी मैं भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इट ऑल्सो पुट इन पेरिल यानी लोग बहुत ज्यादा सीरियस और इमीडिएट डेंजर में डाल दिया गया था, जिससे कि क्या समझ में आया कि हॉकिंग की जो एबिलिटी है क्या वो उन एबिलिटी से, अपनी पूरी एबिलिटी से क्या अपने काम कर पाएंगे. द प्रेडिक्टमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर. देखो जब ये प्रिडिक्टमेंट किया गया यानी ये प्रिडिक्ट किया गया कि क्या हॉकिंग इतना बीमार होने के बाद कि अपना वॉइस ये वो इतनी हालत उनकी हो चुकी है तो क्या वो अपने एबिलिटी के हिसाब से अपने काम कर पाएंगे, क्या बुक्स लिख पाएंगे. तो ये चीज एक तो ये चीज जो है एक कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ये चीज जानी, और ये चीज जान के उसने क्या की पता है, उसने एक स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया दैट कुड बी डायरेक्टली बाय हेड और आई कांटेक्ट. डायरेक्टेड बाय हेड और हाई कांटेक्ट यानी एक ऐसा प्रोग्राम उस कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने बनाया जिस प्रोग्राम के थ्रू आप मतलब आईज के मूवमेंट से और हेड के मूवमेंट से जो कंप्यूटर है वो जान लेगा, समझ लेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो. आपके फीलिंग्स को डिटेक्ट करके वो आपके सामने वर्ड्स रहेगा जिस वर्ड्स के लिए आप उन्हें सिलेक्ट करके जो है बता सकोगे कि आप क्या कहना चाहते हो. और इसी के थ्रू जो है बहुत ज्यादा हेल्प हुआ किसी स्टीफन हॉकिंग को और उन्हें आगे अपनी बुक्स लिखी. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. इस इन्वेंशन की वजह से जो अपने स्टीफन हॉकिंग है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड सिलेक्ट कर पा रहे थे. दैट वेर देन पास्ड थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर जो कि धीरे धीरे सिंथेसाइज हो गया, यानी बोलते ना कि क्या प्रोसेस होके आ रहा था, इसके थ्रू समझ में आया कि अच्छा एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं. At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words with the hand-held clicker. तो जब ये प्रोग्राम पहली बार आया था तो उस समय पे उनके हैंड मूवमेंट्स थे
हैंड मूवमेंट्स होने की वजह से इनिशियली जो है वो जो वर्ड सिलेक्ट करते थे वो क्लिकिंग, ऐसे आपने देखा होगा व्हील चेयर पे जो लोगों को बहुत सारे अगर मैं तेरा हीरो मूवी देखा है उसके अंदर तो बल्ली भाई साहब नाम आपने सुना ही होगा। मैं तेरा किसका मूवी था वो, मैं नाम भूल गया हीरो का। उसने बहुत सारे सलमान के बहुत सारे ये भी किए हैं, तो समथिंग उसका कुछ तो नाम है, मेरे को नाम याद नहीं है, नाम को लेके मैं बहुत ज़्यादा कच्चा हूँ। तो उनकी वो जो मूवी है उसके अंदर जो है वो बल्ली भाई साहब जो एक कैरेक्टर है जो मतलब चल वल नहीं पाता है, तो उसकी जो व्हील चेयर है ना उसमें वो क्लिकर लगा होता है, तो वो क्लिकर के थ्रू मूव होता है, तो उसके फिंगर्स काम करते हैं। तो वो सेम यहाँ पे भी क्या था कि यहाँ पे इनके फिंगर्स वर्क करते थे, किसके, स्टीफन हॉकिंग के। तो जब वो प्रोग्राम बनाते तो वो फिंगर्स के हेल्प से जो है आसानी से जो है सिलेक्ट कर लेते थे कौन से वर्ड से कौन से नहीं। टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया ना कि उनके बॉडी के सारे कंट्रोल जो है जा चुके हैं, यानी वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से छोड़ चुके इन द सेंस कि अब उनके बॉडी जो है काम ही नहीं करता है। हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल अटैच टू अ सेंसर। हॉकिंग जो है ना एक चीक मसल के थ्रू, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने फोटो रखूं उनका, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्टीफन हॉकिंग के फोटो को, तो उनकी जो चीक्स है ना वहां पे आपको एक हाँ ठीक है, वीडियो फोटो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे आपके दोनों चीक्स में ना वहां पे थोड़ा सा देखोगे वो जो कैमरा लगा ना वो उनके चीक्स को एनालाइज करता था, वहां पे एक सेंसर भी इवन लगा हुआ था, और उसके थ्रू वो जो कंप्यूटर उनके सामने है, यही मशीन, यही वो चेयर है, व्हील चेयर है, जिसमें जिसके थ्रू उनको हेल्प होता था। और हाँ जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ तो यही वो व्हील चेयर है जिस व्हील चेयर के हेल्प के थ्रू उनका वो कंप्यूटर में सारी चीजें आती थी, और इसी व्हील चेयर के थ्रू वो बात कर पाते थे, लिख पाते थे, वर्ड सिलेक्ट कर पाते थे। ठीक है, जस्ट 5 मिनट की और बातें, ऑलमोस्ट हो गया चैप्टर। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यूड टू राइट अ प्रोफोलिक रेट, यानी प्रोफोलिक रेट मतलब स्लो बट स्टडी। इसी प्रोग्राम के जरिए और असिस्टेंट के हेल्प के जरिए स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लिखावट को कंटिन्यू किया था, वो लिख पा रहे थे स्टडी रेट से। हिज वर्क हैज इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स लिखे थे ऑफ कोर्स, बट आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी, और सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं, उन्होंने ऐसी भी चीजें लिखी थी जिसके जो हेल्पफुल हो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी को भी, यानी जो साइंस से हटके हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, बिकॉज उसके थ्रू उन्हें बहुत ज्यादा जो है नॉलेज मिलता है। ओके, हॉकिंग्स डेथ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न। देखो हॉकिंग की हेल्थ जो है हमेशा से एक कंसर्न रहा है सभी लोगों के लिए, अ वरी दैट वाज हाईलाइटेड इन 2009, और 2009 में ये चीज तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा जो लोगों को टेंशन नहीं था। क्यों? बिकॉज व्हेन ही हैड फेल्ड टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना बिकॉज ऑफ हिज चेस्ट पेन। एरिजोना में उनका एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंच नहीं पाए थे, उनको चेस्ट पेन इतना ज्यादा हो रहा था, इस वजह से इन अप्रैल Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what university official described as gravely ill. तो अप्रैल में वो हॉकिंग अनाउंस करने वाले थे कि वो फाइनली 30 इयर्स के टीचिंग के बाद वो फाइनली अब यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, एज जो मैथमेटिक्स के लुकाशियन प्रोफेसर जो है मैथमेटिक्स के, वो जो रिटायर हो रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब आप सोचिए सर अगर ये चल फिर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, तो ये प्रोफेसर पढ़ाते कैसे थे? तो स्टूडेंट्स वो जो कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर उनकी लाइफ में बहुत हेल्प किया है, उसी कंप्यूटर के जरिए वो वर्ड सिलेक्ट होते थे, और वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ था, जिसके थ्रू जो है जो वो वर्ड सिलेक्ट होता था वही उस कंप्यूटर के जरिए निकलता था, तो जिसके थ्रू पता चल पाता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। और इवन देखो अगर आपको नॉलेज चाहिए ना किसी से, अगर कोई बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है तो उसमें थोड़ा दिक्कत भी होती है ना, तो वो चीजें स्टूडेंट्स सहते हैं, ऐसा नहीं कि बवाल मचा के रख देते हैं। अगर आपको कोई चीज सहनी है तो कई बार आपके गुरु, आपके टीचर जो है वो उतने अच्छी तरह से अगर नहीं कर, आप मतलब सिचुएशंस तो नहीं हैंडल कर पा रहे, बट उन नॉलेज बहुत प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उतना समझते हैं, और उनके स्टूडेंट ने समझा था। बट वहाँ पे ये दिक्कत हुआ कि डिक्लेयर कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया कि वो बहुत ही जो है बुरी तरह से बीमार है 2009 में। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी, और 2009 के बाद ये अनाउंस किया गया कि वो शायद फुल रिकवरी कर सकते हैं, बट 2009 के बाद फाइनली जो है इन द ईयर ऑफ 2018 उनका जो है फाइनली डेथ हो गया।
सो वो उतना बुरी तरह से बीमार होने के बाद भी उन्होंने 9 साल तक जो है अपने जिंदगी। अच्छा हाँ, वरुण धवन, यस, अभी कमेंट में किसी ने डाला, अभी मेरे को समझ याद आया, वरुण धवन की मूवी 2018 में फाइनली जो उनकी डेथ हुई। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं मुश्किल से ट्राई करूंगा कि 40-45 मिनट्स में या 30-45 मिनट्स में हो जाए, तो हमने 45 मिनट्स के अंदर आई थिंक कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरह से। और इवन हमारा ये वीडियो, ये तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर अभी भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट्स को यहाँ पे पुट कर सकते हो। और आपको कौन से और वीडियोस चाहिए, किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट में जाओ, पोस्ट करो। देखो लाइव में तो अभी आपने देख लिया, लाइव में आपने पोस्ट कर दिया, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं पोस्ट करो वहां पे जाके कमेंट में कि कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। बिकॉज देखो मेरे लिए सारे चैप्टर मेरे को एक समान नहीं लगते, मेरे को कोई चैप्टर ऐसा नहीं लगता कि अरे ये हार्ड है या ये मुश्किल है, तो मैं रैंडम चैप्टर्स उठा रहा हूँ। अब आप आपको ये बताओगे ना कि कौन सा चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज है, तो मैं वो चैप्टर्स उठा के आपके सामने रखूंगा, वो चैप्टर्स में पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपको जिसकी नीड है वो नीड में हम फुलफिल कर पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप अभी तक अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो आपका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा इस लेक्चर के जरिए। ओके, और इवन पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, पूरा इंग्लिश के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, ग्रामर का रिकॉर्डिंग है, पेपर कैसे इंग्लिश का सॉल्व करते हैं उसका रिकॉर्डिंग है, साइंस का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं उसका रिकॉर्डिंग है, मैथ्स का भी धीरे धीरे आ जाएगा, या फिर मेरा ये पोस्ट होते होते आ चुका होगा ऑलरेडी। इवन आपका जो साइंस का मैराथन लेक्चर्स भी हुए हैं, जाके वो भी देखो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान चाहिए तो जुड़ जाओ विज्ञान के साथ। ओके, सब्सक्राइब टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।